तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो में अबाउट ईरान वर्सेस अमेरिका वॉर, जो सच में एक वॉर है बिटवीन ईरान वर्सेस इजराइल। लेकिन किस तरह से अमेरिका को भी इसमें शामिल करवाया इजराइल ने और क्यों अमेरिका इसमें शामिल हुआ, हम बात करेंगे इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट का सबसे जिद्दी देश जिसको हम ईरान के नाम से जानते हैं, और बीच में है इजराइल, जो सच में इस लड़ाई का सबसे मुख्य कारण है। सवाल ये है कि क्या ये सच में एक वॉर है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है। क्या ट्रम्प ने ईरान की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया या इनडायरेक्ट कंट्रोल किया? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो अगर हम देखें तो अमेरिका और ईरान जो है वो एक समय में बड़े अच्छे मित्र देश हुआ करते थे। 1979 के अंदर जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद में सब कुछ बदल गया। अब ईरान और अमेरिका दोस्त नहीं रहे। उसके बाद से लगातार ईरान का जो झुकाव था वो अमेरिका की जगह रशिया की तरफ बढ़ता गया और अमेरिका से उसकी दुश्मनी भी बढ़ती गई। दूसरी तरफ क्योंकि ईरान के अंदर अब एक इस्लामिक गवर्नमेंट थी, एक धार्मिक गवर्नमेंट थी जो कि लगातार सपोर्ट कर रही थी फ़िलिस्तीन के वजूद को। और जब हम फ़िलिस्तीन के वजूद को सपोर्ट करने की बात करते हैं तो सीधे सीधे हम इज़राइल के वजूद को नकारते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इज़राइल जिस धरती पर भी मौजूद है, जिस जगह पे मौजूद है, वहाँ पर उसी देश के अंदर एक बड़े हिस्से पे फ़िलिस्तीन भी अपनी ज़मीन जो है उसको क्लेम करता है और इज़राइल इसको नकारता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, जिसके अंदर कैसे ब्रिटिशर्स की वजह से इजराइल, जिसको पहले से ही प्रॉमिस किया गया था कि उसको वो ज़मीन दी जाएगी, और वहाँ पर लोगों ने जाके ज़मीनें खरीदी और ज़मीनें खरीदने के बाद किस तरह से वहाँ पर एक कंट्री का इस्टेब्लिशमेंट होता है और फिर एक कंट्री जो कि पहले से वहाँ पर अपने आप को क्लेम करता था फ़िलिस्तीन, उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। अब क्योंकि इजराइलियों का ये एक ऐतिहासिक स्थल रहा है, वो यहाँ पर सालों से रहे हैं, उनका पूरा इतिहास इस इलाके से जुड़ा हुआ है, तो ये उनकी मातृभूमि है और वो इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो ये सारी जो कहानी है वो ईरान के एक इस्लामिक राष्ट्र बनने से, इजराइल के ख़िलाफ़ उनकी जो लड़ाई है वो एक धर्म की लड़ाई के रूप में वो देखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन जो है उसको वापस से उसको जगह मिले। इजराइल जो कि उस इलाके पे अभी कब्जा कर बैठा है अकॉर्डिंग टू फ़िलिस्तीन, ईरान एंड सम अदर कंट्रीज़ लाइक इस्लामिक कंट्रीज़ जो बिलीव करते हैं ऐसा, जो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में हैं। तो ये सब नकारते हैं इजराइल के वजूद को, जस्ट लाइक पाकिस्तान, वो भी इजराइल के वजूद को उसने कभी सपोर्ट नहीं किया। ऐसे में इजराइल ये जानता है कि ईरान का जो मुख्य टारगेट है वो उसको ख़त्म करना है, और जब वो ये जानता है तो वो कैसे एक ऐसे कंट्री को जो कि उसके वजूद को ही ख़त्म करना चाहता है, उसको वो एक ऐसे पावर से फुलफ़िल होने दे जो कि पूरे इजराइल को किसी भी दिन ख़त्म कर सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर न्यूक्लियर पावर। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान के पास में न्यूक्लियर पावर आए, क्योंकि दुनिया में कई सारे देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर पावर है, लेकिन क्या कभी इस हद तक किसी देश को रोका गया जिस हद तक ईरान को रोका जा रहा है? जस्ट लाइक भारत ने, पाकिस्तान ने, नॉर्थ कोरिया ने, खुद इजराइल ने, इन सब देशों ने अपने लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए हैं। न्यूक्लियर पावर से वो अपने आप को उन्होंने एक तरह से एड ऑन किया, लेकिन क्या कभी किसी और देश के ऊपर इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की अमेरिका ने? नहीं। ईरान को ही क्यों? क्योंकि इनको डर है कि जिस दिन ईरान के पास में न्यूक्लियर पावर आ गई तो वो किसी भी दिन उसका
यूज़ कर सकता है अगेंस्ट इसराइल। और हम जैसा जानते हैं इसराइल को अमेरिका फुल्ली सपोर्ट करता है, क्योंकि बहुत बड़ी लॉबी है अमेरिका के अंदर उन पैसे वाले लोगों की, जो कि है यहूदी। और यहूदी अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका लगातार सपोर्ट करता आ रहा है इसराइल का अगेंस्ट दिस कंट्रीज़। जब से इसराइल बना है तब से उसके सपोर्ट में खड़ा है, और हमने देखा है कि वो किस हद तक जा सकता है इसराइल के सपोर्ट में। अभी भी ये लड़ाई उसी तरफ जा रही थी, और धीरे धीरे आप इसको समझिएगा कैसे 2015 के अंदर, अगर हमको पता हो तो उस वक्त एक डील हुई थी, और डील के तहत रोका गया था ईरान को कि वो अपने आप को जो है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो नहीं बनाएगा। और उस डील के अंदर ये तय हुआ था कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे ईरान के ऊपर, और बदले में उन पे जो सैंक्शंस थे वो हटा दिए गए थे। लेकिन ट्रम्प जब अपने पहले कार्यकाल में आए, उन्होंने इस डील को बेकार बताते हुए 2018 में इस डील को ख़त्म कर दिया और ईरान पर वापस से सैंक्शंस लगा दिए। अब आप सोचिए वो सैंक्शंस लगाना कितना लंबा उनका वो एक थिंग थी। उन्होंने वो सैंक्शंस तब लगाए, और उसके बाद जब सेकंड अपने कार्यकाल में ये आते हैं तो ये लगातार वॉर की बात जो है वो शुरू हो जाती है। ट्रम्प ने कोई डायरेक्ट वॉर तक शुरू नहीं किया था, उन्होंने इनडायरेक्ट वॉर शुरू किया था ईरान के साथ में। इसके अंदर उन्होंने ईरान की इकनॉमी पर अटैक किया, उनका ऑयल एक्सपोर्ट आधा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ता गया, इकनॉमी कोलैप्स होने लगी। एस्टिमेट के अनुसार ईरान को लगभग 300 से 450 बिलियन का नुकसान हुआ। मतलब बिना गोली चलाए वो लगातार ईरान को कमज़ोर करे जा रहे थे। अब सवाल आता है कि जब उन्होंने इसको इतना कमज़ोर कर ही दिया था इकनॉमिकली, तो फिर वॉर क्यों? जो मेन बात थी कि जैसा उनको लग रहा था कि अगर वो इकनॉमिकली वीक हो जाएगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो सड़कों पे आकर के रिज़ाइन चेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जैसा कि हमने देखा बीच में जब लोग सड़कों पे उतरे इकनॉमिक के कोलैप्स होने के बाद में, तो किस तरह से IRGC और उनकी जो लोकल जो पुलिस थी उन्होंने किस तरह से कंट्रोल कर लिया पूरे के पूरे उस आंदोलन को। और इसको देखते हुए अमेरिका और इजराइल को लग गया कि वहाँ पर रिज़ाइन चेंज करना इम्पॉसिबल है जब तक कि हम उन पर अटैक नहीं करेंगे। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के उनके ऊपर अटैक किया। इसको हम एक कंप्लीट वॉर भी नहीं कह सकते। कंप्लीट वॉर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट है, एक कंट्रोल वे में चलाया जा रहा है इसको। किस तरह से आपने देखा होगा कि सिर्फ टारगेटेड चीज़ें थी, उन पर अटैक किया गया और उनको पता था कहाँ कहाँ अटैक करना है। दूसरी तरफ ईरान जो था वो भी लगातार उन पर जवाबी हमले करता गया, लेकिन उन देशों पर भी हमले किए जो कि इन देशों को सपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को पता है कि ये लोग अमेरिका और इसराइल के साथ हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि वो अपने व्यापार की वजह से उनके साथ में हैं। इस वॉर के अंदर एक और चीज़ जो सामने आई हमारे वो था हॉर्मुज़ स्ट्रेट। कैसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट के कंट्रोल को लेके भी लड़ना शुरू हो गए, और क्योंकि पूरी दुनिया की इकनॉमी कहीं ना कहीं इस हॉर्मुज़ स्ट्रेट से टच है, या हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट पड़ता है पूरी दुनिया की इकनॉमी पे। खासकर इन्फ्लेशन और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं सडनली, जैसे ही हम इसको बंद करने की बात सुनते हैं। एक पंप देखते हैं हम प्राइसेस के अंदर ऑयल के। अब ट्रम्प ने किया क्या है यहाँ पर? क्या उन्होंने अपनी इकनॉमी को बचाने के लिए वॉर किया था, या सिर्फ इजराइल का साथ देने के लिए? जैसा कि हम जानते हैं पिछले कई महीनों से लगातार एक बात सुनते आ रहे थे हम कि किस तरह से डॉलर की जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था वर्ल्ड लेवल पर, और डॉलर को हटाने की बातें की जा रही थी। चारों तरफ एक ही बात थी कि एक नई करेंसी आए, किस तरह से अमेरिका और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक हिडन वॉर शुरू हो चुका था, मतलब काइंड ऑफ लेटेंट। और चीन, भारत, ये सब और रशिया ये बात कर रहे थे एक नई करेंसी की, ये बात कर रहे थे एक नई वे की जिससे वो ट्रांजैक्शन कर सकें इंस्टेड ऑफ डॉलर। तो इस वॉर में न सिर्फ अमेरिका के खिलाफ जो ये एक इनडायरेक्ट वॉर चलाया जा रहा था रिगार्डिंग करेंसी, उस पर कुछ हद तक रोक लगाई है, बल्कि ये भी दिखाया है दुनिया को कि
कि जो अमेरिका है वो आज भी उतनी पावर रखता है कि वो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को डुबो भी सकता है और बचा भी सकता है। क्योंकि आज जैसे इन्होंने ये वॉर को शुरू किया और उसके बाद से जैसे ही सडनली प्राइजेज जो थे सडनली एक ऑयल के और सबके बढ़ने लगे। यहाँ तो ऑयल का जो सप्लाई था वो कम हुआ, लेकिन उधर से अमेरिका का ऑयल सप्लाई बढ़ गया, रशिया का भी ऑयल सप्लाई बढ़ गया। तो उधर रशिया को भी उसका फ़ायदा मिल रहा था, अमेरिका भी बहुत इसका फ़ायदा उठा रहा था। और इसका जो इनको फ़ायदा मिला वो फ़ायदा सिर्फ इनको ही नहीं मिला, बल्कि वो इनकी कंपनियों को भी फ़ायदा मिल रहा है। जैसे कि जो अमेरिका की जो कंपनियां हैं जो कि वेपन्स बनाती है, दूसरी तरफ दुनिया के अंदर अमेरिका ये भी कोशिश कर रहा है कि वो जगह दिखा सके कि हाउ पावरफुल दे आर, दे कैन डू एनीथिंग, सिर्फ अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए। और जैसा कि ट्रम्प को लगा कि ये डॉलर को हटाने की बातें कर रहे हैं, उस बात को कहीं ना दबाने के लिए इस वॉर के अंदर अमेरिका भी कूद पड़ा इजराइल के साथ साथ। अमेरिका को कोई डर नहीं है, पर सच में देखा जाए तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने से अमेरिका बड़ा दूर बैठा है। इतनी आसानी तक उसका कोई डायरेक्ट उस पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन इजराइल को ये डर था, इजराइल की ये लड़ाई थी। इजराइल के चारों तरफ जिस तरह से हिजबुल्ला और हमास को सपोर्ट करते हैं और हुतीज़ को सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा, तो इजराइल की लड़ाई थी। लेकिन इस लड़ाई के अंदर अमेरिका जिस लेवल पे इन्वॉल्व हुआ है, तो वो उसका मेन रीज़न यहाँ पर था पावर टू शो द वर्ल्ड, ऑयल और न्यूक्लियर कंट्रोल, ये इजराइल के लिए ना कि अमेरिका के लिए। ईरान अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, इजराइल अपने आप को सेफ रखना चाहता था, और अमेरिका दिखाना चाहता था कि वो दुनिया से अपना जो कंट्रोल जो लग रहा था कि वो खोता जा रहा है, उसने खोया नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ इस बात के लिए हुई है। इकोनॉमी से लड़ाई शुरू हुई थी और वॉर तक आई है। परफेक्ट वॉर तो नहीं, लेकिन हाँ कैन बी सेड। लेकिन अगर आज की तारीख में ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो क्या दुनिया सेफ रहेगी? क्या सच में अमेरिका दुनिया में से पीस चाहता है या सिर्फ वो कंट्रोल करना चाहता है पूरी की पूरी दुनिया को? ये एक ऐसे सवाल है जिनका आंसर हमको सिर्फ एक फ्यूचर दे सकता है, वो फ्यूचर जो कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे को दिखाई देगा। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि इतना आसानी से ईरान इनकी बात मानेगा। वो एक वेपन जो है न्यूक्लियर का वो बना के रहेगा, ये ऐसा मुझको लगता है। और अमेरिका जो कि दुनिया के अंदर अपना कंट्रोल चाहता है, वो समय अब नहीं रहा जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद था। क्योंकि अब चाइना, इंडिया जैसे कंट्री, ब्राज़ील, ये भी पावरफुल बनते जा रहे हैं। और ख़ासकर चाइना जो है वो एक सबसे बड़ा ख़तरा है अमेरिका के लिए आज की तारीख में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।